ये ईटीटी है, उसकी कंपोजिशन है, उसके बाद ये इंजर्शन ऑफ एलएमए है, फ्रेंजियल एयरवेज हैं और करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ डबल ह्यूमन है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल एयरवेज। ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवेज जो होते हैं वो हम किन पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, कौन सी क्या इसकी इंडिकेशंस होती हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एयरवेज में हम इंट्यूबेशन को भी डिस्कस करेंगे कि इंट्यूबेशन कैसे आप लोग जो है वो इंट्यूबेशन कब करते हैं, किन पेशेंट की करते हैं, क्या इसकी इंडिकेशन होती है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, सो वी विल डिस्कस आवर टॉपिक आर्टिफिशियल एयरवेज। आर्टिफिशियल एयरवेज जो है, सबसे पहले तो क्या इंडिकेशंस होंगी, आप लोग मुझे बताओ कि क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं आर्टिफिशियल एयरवेज की। देखिए, जो हमारे एयरवेज हैं ना, लाइक ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है। अब जब उन एयरवेज के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एयर आती है नेयर से, जो हमारे हैं वहाँ से आती है और पास करके जाती है फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई के लेवल पे जाके जो है वो ब्लड और उसका गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाती है एल्वेलाई के अंदर और वापस जो है वो एक्सेल आउट कर देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। तो जब हमारी ट्रैकिया, लाइक ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये इसका जो ल्यूमन होता है ना, ये इतना है। ठीक है, नॉर्मली एयर इसमें से आराम से पास करके जा रही है। अब नॉर्मलिटी के केस में क्या होगा कि इसका ल्यूमन जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा। जब ल्यूमन नैरो होना शुरू हो जाएगा किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी जो है वो और डिज़ीज़ की वजह से, जब इसका जो है वो ल्यूमन बड़ा नैरो होना शुरू हो जाएगा, म्यूकोजल जो है वो म्यूकस जो है वो उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी एयरवेज के अंदर। नॉर्मली जैसे एयर पास करती है वो इजीली पास नहीं कर सकेगी, उसको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, पेशेंट को इसमें क्या होगा कि उसको डिज़निया जैसी कंप्लेंट्स होगी, उसको जो है वो सांस लेने में मसला हो रहा होगा। तो उन कंडीशंस में जब हमारा जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए, पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ ना कर सके, तब हम आर्टिफिशियल एयरवेज को यूज़ करते होते हैं पोटेंसी ऑफ एयरवेज के लिए। ठीक है, किसके लिए? फॉर पोटेंसी ऑफ एयरवे। ये हमारा पर्पज़ होता है अपनी एयरवे को पेटेंट करने के लिए और पेशेंट की ईज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल एयरवेज को, ताकि उसको आसानी रहे सांस लेने में। ठीक, इसमें आप इंट्यूबेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इंट्यूबेशन। अच्छा बच्चे, इंट्यूबेशन क्या होता है? इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल एयरवे को पास करना, कहाँ पे? इनटू ट्रैकिया। ठीक है, प्लेसिंग एन आर्टिफिशियल एयरवे इनटू ट्रैकिया, दैट इज कॉल्ड इंट्यूबेशन। कैसे डेफिनेशन कर सकते हो आप इसकी? प्लेसिंग एन आर्टिफिशियल एयरवे इनटू ट्रैकिया, दैट इज कॉल्ड इंट्यूबेशन। ठीक है, आपका ट्रैकिया क्या है? आपकी एयरवे है, उसके अंदर जब आप आर्टिफिशियल एयरवे को, फॉर द पोटेंसी ऑफ ट्रैकिया, जब आप आर्टिफिशियल एयरवे को प्लेस करोगे ट्रैकिया के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूबेशन। ठीक है, ये हमारी इंट्यूबेशन है। इंट्यूबेशन भी दो तरह की होती है, एक नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन होती है और दूसरी कौन सी होती है? ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन होती है। क्यों इसको नेज़ोट्रैकियल कहते हैं और क्यों उसको ओरोट्रैकियल कहते हैं? इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न? नाम से जाहिर है, नेज़ो नाक के थ्रू, ओरो मुंह के थ्रू। ठीक है, या इसको आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी कह सकते हो। ठीक है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जब आप नाक के थ्रू अपने आर्टिफिशियल एयरवे को पास करते हो ट्रैकिया के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड नेज़ोट्रेकियल। जब आप मुंह के थ्रू करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एंडोट्रेकियल और ओरोट्रेकियल। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो एयरवेज के अंदर, और कौन से एयरवेज आ जाते हैं? फ्रेंजियल एयरवेज। ठीक है, ट्रेकियल एयरवेज आ जाते हैं, फ्रेंजियल एयरवेज आ जाते हैं। सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम फ्रेंजियल एयरवेज को देख लेते हैं। अच्छा जी, फ्रेंजियल एयरवेज में क्या होता है? फ्रेंजियल एयरवेज का काम भी होता है हमारे एयरवे को पेटेंट रखना, एयरवे की पोटेंसी का काम होता है। बेसिकली जितने भी आर्टिफिशियल एयरवेज हैं उनका काम होता है पोटेंसी ऑफ एयरवेज। ठीक है, इसने भी एयरवे को पेटेंट रखना होता है। टंग को, आपकी जो टंग होती है उसको फॉरवर्ड पुल करना होता है इस टेक्निक के अंदर। ठीक, दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक ओरोफ्रेंजियल होती है और दूसरी नेज़ोफ्रेंजियल होगी। ठीक है, ये भी आपको नाम से जाहिर है। नेज़ोफ्रेंजियल में
क्या करेंगे, नाक के थ्रू हम अपने आर्टिफिशियल एयरवे को पास करेंगे, ओरोफ्रेंजियल में मुंह के थ्रू करेंगे। अच्छा जी, जो ओरोफ्रेंजियल एयरवेज है ना, ये आपने जो अनकॉन्शियस पेशेंट होंगे ना आपके, उनके अंदर ओरोफ्रेंजियल एयरवेज को यूज़ करने से अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड रिगर्जिटेशन एंड गैजिंग कैन बी यूज फॉर दोज पेशेंट विच हैज़ बाइट ब्लॉक ईटीटी के ऐसे पेशेंट जिन्होंने ईटीटी ट्यूब्स को बाइट किया होता है ना, उनके अंदर आप ओरोफ्रेंजियल एयरवेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज है। नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज जो होते हैं आपके ये आप यूज़ करती हो नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे होते हो जब वेंट पे पेशेंट होता है, ताकि वो सिक्रीशंस को आप रिमूव करते हो पेटेंसी ऑफ एयरवेज के लिए ही, ठीक है। तो उसमें आप नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज जब नाक से सक्शनिंग कर रहे होते हो ना, तब आप नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज को यूज़ कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि नाक के अंदर मोस्टली आपकी वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग के रिस्क, एपिस्टेक्सिस के रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जब आप नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज को यूज़ कर लेते हो ना, तो म्यूकोजल डैमेज जो है वो उसके चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम नेज़ोफ्रेंजियल एयरवेज को पास करके फिर हम सक्शनिंग कर रहे होते हैं पेशेंट की, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है कि ये आपके जो नेज़ोफ्रेंजियल एयरवे है, तो नाम से ज़ाहिर है कि वो फेरिंग्स तक, अगर ट्रैकिया तक वो मूव नहीं करेगा, इसको आप एक्सट्यूबेशन के बाद भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देन दूसरा है हमारे पास ट्रेकियल एयरवेज। ट्रेकियल एयरवेज में क्या आता है कि इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब आएगी। एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी ओरोट्रेकियल भी हो सकती है और नेज़ोट्रेकियल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ओरोट्रेकियल में थ्रू दी माउथ से जो करेंगे ट्रेकिया तक पास करेंगे, और नेज़ोट्रेकियल में, एंडोट्रेकियल में आपको लिख लेती हूँ यहाँ पर ईटीटी कर लें आप, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स ऐसे करके। और ये आपकी ओरोट्रेकियल भी हो सकती है और दूसरी आपकी नेज़ोट्रेकियल भी हो सकती है, ठीक है। ओरोट्रेकियल में जब आप मुंह से पास करोगे, और नेज़ोट्रेकियल में जब आप पास करोगे अपने नोज से पास करोगे इनटू लेरिंग्स एंड देन इनटू ट्रेकिया, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ोट्रेकियल। उसके बाद जो है वो आपकी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब आ जाती है। ये सारी आपकी एयरवेज बता रही हूँ कि ये वाली आर्टिफिशियल एयरवेज हो सकती हैं। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में क्या करते हो आप लोग के, आपने ट्रेकिया से इंसिजन देते हो, उससे सर्जिकली एक ओपनिंग क्रिएट करती हो नेक पे, ठीक है। नेक से देन ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, नेक पे एक कट लगाओगे, वहाँ से देन ट्रेकिया के अंदर जो है वो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो होगी उसको प्लेस कर दोगे, ठीक हो गया। ये हमारे एयरवेज थे जो आर्टिफिशियल एयरवेज होते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। अच्छा बच्चों, मैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में आपको बताने से पहले ना थोड़ा सा हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटीटी आप लोगों ने सुना होगा। एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटीटी जो होती है वो आप कब यूज़ करते हो, कब नहीं यूज़ करते हो, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ईटीटी जो है वो आप तब पास करनी होती है आपने जब आपका पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट के साथ आता है। ये इसकी इंडिकेशंस में आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेशंस कि जब आपका पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट के साथ आएगा, कार्डियक अरेस्ट मतलब उसका दिल बंद हुआ होगा पेशेंट का, या सीपीआर वगैरह के केस में, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी कोई सर्जरी हो पेशेंट की, ठीक है, या कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट, सीपीआर, सर्जरी, कोई वो हो सकता है हाइपर क्या कहते हैं उसको, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया हो सकता है। कोई भी एमरजेंसी कंडीशन जिसमें आपके लंग्स जो है वो अपना फंक्शन वेल वे में परफॉर्म ना कर रहे हो, आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हो, पेशेंट की खुद की एफर्ट ना हो, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो सकता है, मिस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, ठीक है। तो इन केसेस में जब पेशेंट की खुद की एफर्ट बड़ी कम हो, तो आप बाहर से आर्टिफिशियली पेशेंट को सपोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। लाइफ सपोर्ट में आप जो है वो ईटीटी को यूज़ कर रहे होते हो। जब पेशेंट वेंट पे होता है तब भी ईटीटी पास की होती है, और उसकी मदद से ही आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करते हो, आर्टिफिशियल वे में उसको ब्रेथ दे रहे होते हो, ठीक है। तो इसकी ये तो होगी इसकी इंडिकेशंस, ठीक है। और आपने जो है वो
क्या क्या इसके टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या कब मतलब इसको कैसे पास करते हैं, किस तरीके से पास करते हैं, ये मैं आपको सारा बताती हूँ। अच्छा देखिए कि इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि जब आपने ईटीटी पास करनी होती है ना पेशेंट को, तो आपके पास ना आपने सबसे पहले तो पेशेंट को ना सीडेटिव्स दे देने होते हैं कुछ, ठीक है, सीडेटिव्स, कोई हिप्नोटिक एजेंट्स होते हैं ना वो आपने दे देने होते हैं ऐसे, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसेस होता है, तो आपने पेशेंट को पहले अच्छे तरीके से सीडेट कर लेना, उसको एनेस्थीसिया वगैरह दे देना, प्रोपोफोल देना है आपने पेशेंट को। फिर उसके अलावा जो एनेस्थीसिया में आपके पास कुछ ये एट्राक्यूरियम, म्यूवाक्यूरियम, एट्रोपिन वगैरह ये सारे पेशेंट को दे के अच्छे तरीके से उसको सीडेट कर लेना है। फिर उसके बाद ना आपको कौन कौन सी इक्विपमेंट होते हैं जो रिक्वायर होते हैं ईटीटी पास करने के लिए, ठीक है, आपके पास ना लेरिंगोस्कोप होना चाहिए। लेरिंगोस्कोप ना कैसा होता है कि इसमें एक ब्लेड होता है और एक इसका हैंडल होता है, ठीक है, और हैंडल के ना ऊपर एक लाइट सी होगी, जब आप ब्लेड को उसके साथ अटैच करोगे ना तो वो लाइट ऑन होगी, और वो लाइट क्या होगी आपके एयरवेज को पास देखने में, आपको विजुअलाइज करने में हेल्प आउट करेगी, कि जब आप ईटीटी पास कर रहे होंगे ना तो ये आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। अच्छा, लेरिंगोस्कोप को आपने आपका जो नॉन डोमिनेंट होगा, आपका हैंड होगा ना, और लेफ्ट हैंड लाइक, तो आपने उसमें अपने लेरिंगोस्कोप को आपने पकड़ना है, और दूसरा जो राइट हैंड होगा उसमें आपने ईटीटी को पकड़ना है, ठीक है। लेरिंगोस्कोप को आपने ब्लेड को और उसको अच्छे तरीके से अटैच कर लिया। जब लाइट ऑन हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि पेशेंट का जो पेशेंट के मुंह को खोलना है, और उसको आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के राइट साइड पे आपने लेरिंगोस्कोप जो है ना उसको अपने राइट से लेफ्ट रोटेट करना है। आपका जो पॉइंट होगा ना वेलिकुला पॉइंट जिसको कहते हैं, कौन सा, वेलिकुला होता है बेसिकली बेस ऑफ टंग, वहाँ तक आपने लेरिंगोस्कोप को लेके जाना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने एपिग्लोटिस को रेस करना है। एपिग्लोटिस को जब आप रेस करोगे, जब आपको वोकल कॉर्ड नज़र आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने राइट हैंड से ईटीटी पकड़नी है, ईटीटी को पास कर देना। पेशेंट का जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्निफिंग पोजीशन पे उसका हेड जो है वो होना चाहिए। आपने क्या करना है कि उसका जो है वो जाल क्या करना है, उसको जाल जो होता है ना उसको ऊपर रेस करना, लिफ्ट करना है, उसको स्निफिंग पोजीशन होनी चाहिए हेड की, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने उसकी ईटीटी को राइट हैंड से पास कर देना है, और उसको बाद में आपने चेक भी करना है कि उसको ठीक पास किया या नहीं किया। आपने स्ट्रेच लेनी है अपेक्स से और बेस से, प्रॉपर जो है वो बेस ऑफ लंग से, अपेक्स ऑफ लंग से उसको स्ट्रेच के थ्रू स्कल्टेट करके देख लेना है, और या फिर विद दी हेल्प ऑफ एम्बो आपने इन्फ्लेट करना है। और लंग्स अगर इन्फ्लेट होंगे प्रॉपर तो इट्स मीन कि आपने आपकी ईटीटी सही पास कर दी है। फिर ईटीटी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये सारा कुछ भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोसीजर आपने इस तरीके से ईटीटी को पास करनी है, और कहाँ तक बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लेके जाना, ठीक है। आपने करायना का आई थिंक मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद अभी, लेकिन 2 to 3 सेंटीमीटर या 3 to 5 सेंटीमीटर इस तरीके से अबव दी करायना तक आपने ईटीटी को लेके जाना होता है। अच्छा, अब ईटीटी की क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है, और क्या क्या इसकी वो होती है, मतलब कंपोजिशन क्या होती है इसकी, किस तरीके से बनी हुई होती है, किस तरीके की ये ट्यूब होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन में ये आएगा कि ये ईटीटी जो होती है ना ये कैसी होती है, ठीक है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक ट्यूब होती है ये, ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। आपने देखा होगा, आप आईसीयू इमरजेंसी वगैरह में जाओ तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये प्लास्टिक की ट्यूब होती है, ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर क्लोराइड के मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर की। और आपने स्टाइलेट को भी यूज़ करना है जब आप इसकी इंजर्शन कर रहे हो ईटीटी की। इसके अलावा इसके एक एंड पे जो है वो अडाप्टर होता है, इसके प्रॉक्सिमल एंड पे अडाप्टर होता है जो कि कितने 15 मिलीमीटर, ठीक है, 15 मिलीमीटर का होता है। इसके अलावा इसकी कर्व बॉडी होती है, इंटरनल डायमीटर वहाँ पे लिखा होगा एक एंड पे कि इसका इतना इंटरनल डायमीटर। आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें बेसिकली 7 to 7.5 की यूज़ की जाती है, और 8 to 8.5 तक हमारे मेल्स होते हैं उनके अंदर यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसकी डिस्टल एंड जो होता है वहाँ पर एक बेवल ओपनिंग होती है। बेवल ओपनिंग जो होती है ये किस वजह से होती है कि बेवल ओपनिंग जो है वो मिकोजल ट्रॉमा वगैरह से प्रिवेंट कर रही होती है। इसके अलावा बेवल ओपनिंग है उसके ऊपर ही एक साइड पोर्ट होगी उसके ऊपर, जिसको हम लोग कहेंगे मर्फी आई। क्या कहेंगे, मर्फी आई,
और ये क्या करती है, गैस फ्लो को इंश्योर कराती है अगर मेन साइट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर। इसके अलावा कफ होगा ईटीटी के ऊपर, अब बेवल ओपनिंग है उसके ऊपर कफ होगा। कफ का काम क्या होगा, ट्यूब का कफ, वो क्या करेगा, ट्यूब को सील करके रखेगा उसको, ट्यूब की बॉडी को। जब हम कफ को इन्फ्लेट करते हैं ना ये ट्रैकिया के अंदर, तो वो उसको वहाँ पर फिक्स करके रखता है, ठीक है। पायलट बलून होता है बाहर ईटीटी के, जो डिस्टल एंड होता है ना, जो बाहर वाली साइड पे, वहाँ पे पायलट बलून होता है। उस पायलट बलून के थ्रू हम विद द हेल्प ऑफ सिरिंज हाँ इस कफ को इन्फ्लेट करना होता है। ये कफ फिर जाके वहाँ पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। वो ट्यूब भी इधर उधर मूव नहीं करती ना, एक ही जगह पे फिक्स रहती है। तो जो बाहर पायलट बलून होता है, उस पायलट बलून के बाहर भी तो एक कफ सा होता है ना पायलट बलून के साथ, जो छोटा सा लगा होता है, वहाँ से हमने प्रेशर चेक करना होता है कि अंदर आया कि प्रेशर ठीक है या नहीं। अगर कम होगा तो फिर आपने उसको इन्फ्लेट करके प्रेशर को ठीक कर लेना, ठीक है। तो पायलट बलून होगा। इसके बाद जो है वो ये क्या काम होता है इसका कि ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में आपको हेल्प आउट करती है। पायलट बलून का मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेशर का उसका कफ स्टेटस और प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कफ की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए भी वाल्व होता है। उसके अलावा जो डिस्टल एंड पे रेडियो ओपैक इंडिकेटर होगा, जो कि आपको ट्यूब की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करेगा। चेस्ट एक्सरे जब आप कराओगे तो वहाँ पर ट्यूब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो रेडियो ओपैक इंडिकेटर है वो भी हेल्प करेगा। अच्छा, ईटीटी जो है ना उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। कोई अगर किसी को एक लंग की डिजीज़ है ना, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे डबल ह्यूमन वाली यूनिलेटरल लंग डिजीज़। अगर किसी को यूनिलेटरल लंग डिजीज़ है तो उन पेशेंट्स के अंदर हम जो ईटीटी यूज़ करेंगे ना वो डबल ह्यूमन वाली होगी। डबल ह्यूमन वाली जो ईटीटी है वो कैसी होगी, अब ये ना इसके दो ही होंगे, दो ही इसके ल्यूमन होंगे, दो ही इसके अडाप्टर होंगे 15 मिलीमीटर के, और इसके अलावा दो कफ होंगे, इसकी डिस्टल ओपनिंग भी दो होंगी, ठीक है। और ये आप देखें कि दो ल्यूमन है इसके। जो सिंगल वाला ल्यूमन था वो तो फिर जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, लेकिन ये वाला जो होगा दो ल्यूमन है वो उसी में डिवाइड हो जाएंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, पतले होंगे। इसके अलावा जो है वो लार्जर कफ जो इसका होगा वो क्या करेगा कि ल्यूमन को वो ल्यूमन के थ्रू गैस को जो है वो फ्लो कराएगा एक ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। क्योंकि दूसरा लंग ठीक है, हमारा एक ही लंग जो है वो ख़राब है, तो उस एक ही लंग के अंदर जो है वो एयर को फ्लो कराएगा। और जो स्मॉलर कफ होगा वो क्या करेगा कि वो अपोजिट जो ब्रोंकियल ओपनिंग होगी ना उसको जाके सील कर देगा। डबल ल्यूमन जो होती है ये वाली ट्यूब जो होती है ना, ये ज़रा हार्ड होती है, हैवी होती है, बल्कियर किस्म की, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, स्टिफ होती है। और इस टाइम पे जब हम इसकी इंजर्शन करते हैं ना तब हम ब्रोंकोस्कोपी को यूज़ कर रहे होते हैं इसकी इंजर्शन के टाइम पे, और ये भी माउथ से ट्रैकिया के अंदर जाती है। इसमें क्या होता है कि डबल कफ होते हैं ना, तो एक कफ जो होता है वो ट्रैकिया को या एसोफेगस को ब्लॉक कर रहा होता है, और जब वो एक ब्लॉक कर देता है ना उसको एसोफेगस को, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये आपको उससे प्रिवेंट करेगा, रिगर्जिटेशन वगैरह अगर कोई हो रही है ना तो उससे आपको प्रिवेंट कर देगा। या फिर वो गैस्ट्रिक होता नहीं है, गैस्ट्रिक कंटेंट की जो रिगर्जिटेशन होती है उससे आपको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो ईटीटी डबल ल्यूमन होती है इसको यूज़ करते हो आप हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन में यूज़ करते हो। और ईटीटी के ऊपर जो सबग्लॉटिक पोर्ट्स होते हैं ना, ईटीटी विद द सबग्लॉटिक पोर्ट, तो ये जो सबग्लॉटिक पोर्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सिक्रीशन को रिमूव कराते हैं उन पोर्ट के थ्रू, ठीक है। और इसके लिए सक्शन प्रेशर हम कितना रखते हैं, 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब कि वो जो कफ है ना वो फिर वहाँ पे सिक्रीशन सारी जमा होना शुरू हो जाएंगी, इजीली आप वहाँ से रिमूव कर सकते होते हो। और इसके अलावा एलएम में है आपका एक आर्टिफिशियल एयरवे जो होता है ईटीटी के अलावा, एलएम में लेरेंजियल मास्क एयरवे जिसको कहते होते हैं। इसका साइज़ जो होता है वो अडल्ट के अंदर 5 होता है और छोटे बच्चों के अंदर जो है वो इन्फेंट्स के लिए 5 वाला होता है, और ये अडल्ट के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्मॉल मास्क होता है और मास्क के अलावा एक छोटी सी ट्यूब होती है, और
ये ना इसको डीप इंसर्ट करना होता है हमने ओरोफेरिंक्स के अंदर, और इसके अलावा 15 मिलीमीटर का अडाप्टर कनेक्ट होता है, और उसके साथ हमने जो है वो रिससिटेशन बैग जो होता है वो बैग उसको कनेक्ट कर देना होता है। और ये भी आपको मैक्सिमम वेंटिलेशन आपके लंग्स को LMA प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो मास्क होता है ना, उसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है उसको आपने क्या करना होता है कि उसको लुब्रिकेटेड जेल से आपने उसको लुब्रिकेट कर लेना होता है और उसको डिफ्लेट कर लेना होता है कफ को इजीली। कोई ऐसा बंदा जो कि इनएक्सपीरियंस है वो भी इसको इजीली जो है वो पास कर सकता है। और कफ को डिफ्लेट करके विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर आपने जब इसको इंसर्ट करना है और कफ को आपने इन्फ्लेट करना है, फिर 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आपको चाहिए होता है। 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कफ की वो जो उसका मास्क होता है ना, उसको इन्फ्लेट करने के लिए आपको 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर होता है। उसके बाद इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है कि कब कब आपने यूज़ नहीं करना है इसको। आपने सेमी कोमाटोस पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करना और कॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करना। वैसे ही आप ETT की कॉन्ट्राइंडिकेशन बता सकते हैं कि इसको आपने जो है वो जो कॉन्शियस पेशेंट होंगे उनके अंदर यूज़ नहीं करना होता। इसके अलावा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकती है अगर वेंटिलेशन प्रेशर आपका 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी और ये आपको एस्पिरेशन वगैरह से फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे आर्टिफिशियल एयरवेज थे जिसमें आज हमने डिस्कस किया ETT के बारे में डिस्कस किया, फ्रेंजियल एयरवेज के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा हमने LMA के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।